एम राहुल और आज हम जा रहे हैं बात करने आपको फुल सिलेबस हम आज बताएंगे जो टर्म 1 का है प्रोज सेक्शन। पोएट्री में हमने बात पहले ही कर ली है, पोएट्री सेक्शन का हमने वन शॉट वीडियो जो है पहले डाल दिया है ताकि वो देख करके आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होने वाले हैं। और यहाँ पे हम प्रोज से बात करेंगे और प्रोज के सारे जो चैप्टर्स हैं, चाहे वो फिर आपको फर्स्ट फ्लाइट से हो या फिर वो फुटप्रिंट विदाउट फिट से हो, टर्म 1 में जितने भी आपको चैप्टर्स हैं उसके हम समरी और उसका जो कैरेक्टर्स है उसके बारे में बताएंगे। और इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले जरूर देख लेना है ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और एक बार फिर से आप चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट वी हैव हमारा जो है वो प्रोज सेक्शन में चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का, वो है लेटर टू गॉड, जीएल फेंटिस के द्वारा लिखा गया है। और इसमें लेंचो जो है मेन कैरेक्टर के रूप में है और पोस्टमास्टर यहाँ पे है जो कि सपोर्टिंग रोल में है। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि लेटर टू गॉड में गाइस जो है कि लेंचो इज अ फार्मर और वहां पे वो अपना जो खेत है खेती बाड़ी करते हैं, उनका जो एक घर है वो कहाँ पे है, हिल पे सिचुएटेड है, हिल के टॉप पे, और वो अकेला घर है जो वहां पे रहते हैं, उनके अगल बगल कोई नहीं रहता है। और एक दिन की बात क्या होती है कि लेंचो का जो कॉर्न का फसल होता है, किस चीज का, कॉर्न का जो फसल होता है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से उगा होता है और उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है और वो होती है बारिश की जरूरत। लेंचो होप कर रहे होते हैं क्योंकि एक दिन शाम का समय होता है और चारों तरफ से जो घटा होती है वो एकदम चारों तरफ से बनी होती है। इट वॉज क्लाउडी स्काई और क्लाउड देख करके लेंचो को लगता है कि आज बारिश पक्का होनी है। जैसा कि लेंचो की वाइफ थी वो किचन में काम कर रही थी और उनके जो छोटे बच्चे थे वो घर के बाहर खेल रहे थे। अचानक से बारिश शुरू होता है और लेंचो की जो खुशी होती है वो दो गुनी हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं कि जो एक एक ड्रॉप है वो सिल्वर कॉइन्स की तरह है, लेकिन अचानक से उस रेन ड्रॉप्स का हेल स्टॉर्म में बदल जाना, ठीक है, वो हेल स्टोन में बदल जाता है, ओले पड़ने लगते हैं, ठीक है, हेल स्टोन सब बारिश ऊपर से गिरने लगता है और उस हेल स्टोन की वजह से अब लेंचो का जो फसल था वो बिल्कुल ही खराब हो जाता है। लेंचो जब सुबह जाकर के देखता है तो वो एकदम कुछ नहीं सोच पाता है, रात भर तो हालांकि उसको नींद आई ही नहीं होती है और सुबह जाके देखता है तो उसका पूरा जो कॉर्न की फसल थी वो बर्बाद हो चुकी थी। अब आगे लेंचो विचार नहीं कर पाता है कि वो क्या करे, उसको पैसे देने के लिए कोई नहीं था, वो साल भर कैसे अपने फैमिली को आगे ले जाएगा उसको ये भी नहीं पता था। बाद में वो सोचता है कि अब सिर्फ एक ही आशा बचा है, वो है भगवान। और लेटर वो लिखने के बारे में भगवान को सोचता है और अगले दिन संडे के लिए वो पूरा दिन बैठ करके, हालांकि वो फार्मर था लेकिन लिख लेता था, तो वो पूरा दिन लिखता है और उसमें सोच सोच के लिखता है कि क्या लिखें। और उस लेटर में लिखता है कि भगवान मुझको कम से कम 1 साल अपनी फैमिली को सरवाइव करने के लिए और आगे कुछ खेती करने के लिए 100 पेसोज की जरूरत है, ठीक है, 100 पेसोज की जरूरत है, तो मुझे 100 पेसोज आप सेंड कर दीजिए। और अगले दिन वो ले जाकर के लेटर पोस्ट ऑफिस में ड्रॉप कर देता है, लेटर बॉक्स में। और जब पोस्टमैन उसको देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है, लेटर को लेके वो भागे भागे पोस्टमास्टर के यहाँ जाता है और बताता है कि ये गॉड के पास डिलीवर करने वाला लेटर है और कैसे किया जाए। पहले तो वो लोग हंसते हैं, बाद में पोस्टमास्टर साहब थोड़ा सा सीरियस होते हैं और लेटर खोल के जब देखते हैं तो लेटर खोलने के बाद उनको लगता है कि नहीं, ये बहुत ही जरूरतमंद इंसान का लेटर है। और वहां पे क्या डिमांड हुआ है, वहां पे 100 पेसोज का डिमांड हुआ है। तो वो कहते हैं नहीं, हम इसका रिप्लाई देंगे और अपने सारे एम्प्लॉइज से और खुद भी कुछ डोनेट करते हैं। लेकिन वो लोग 70 पेसोज ही क्या करते हैं, पैसा कलेक्ट कर पाते हैं। लेकिन 70 पेसोज को वो डाल देते हैं उस इन्वेलप में। और अगले दिन क्या होता है कि जैसा कि वो होप कर रहे होते हैं, लेंचो आ जाता है और लेंचो आके पूछता है, जब वो देखता है कि उसके लिए 70 पेसोज ही बस है तो वो और कुछ बिना बोले क्या करता है कि फिर से उस काउंटर पे जाता है और वहां से एक पेपर लेता है और फिर बैठ जाता है वहां पे लिखने के लिए, टेबल पे रखा हुआ जो होता है, और उसमें फिर से एक स्टैंप लेता है और उसको थूक लगा करके वो स्टिक कर देता है और उसके बाद फिर से लेटर बॉक्स में डाल देता है। लेटर बॉक्स में लेटर डालने के बाद पोस्टमास्टर साहब और जो लोग होते हैं वो अपने केबिन से देख रहे होते हैं कि आखिर में क्या होने वाला है। वो जाने के बाद फिर से पोस्टमैन के द्वारा उस लेटर को मंगाते हैं और उसमें लिखा होता है कि गॉड आई हैड, मैंने आपसे 100 पेसोज मांगा था लेकिन 100 पेसोज के बदले में आपने मैंने 70 पेसोज ही प्राप्त किया। तो 30 पेसोज जो है वो यहाँ पे जो एम्प्लॉइज है पोस्ट ऑफिस के, आई थिंक वो लोग ले लिए हैं।
तो दे आर बंच ऑफ क्रूक्स और मुझे 100 पेसोज की ही जरूरत है, बाकी का जो रेस्ट 33 पेसोज है वो आप हमको भेज दीजिएगा, लेकिन कोई दूसरे माध्यम से इस पोस्ट ऑफिस में मत भेजिएगा, बिकॉज द एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। तो गाइज यहाँ पे ऐसे करके लेटर टू गॉड को हमने डिफाइन किया। अब यहाँ पे नंबर 2 में नेल्सन मंडेला है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर है गाइज। नेल्सन मंडेला जो कि फर्स्ट नेग्रो प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के थे, और उन्होंने करीब वहां पे जो साउथ अफ्रीका में 80 साल तक वो एक संघर्ष चला था, और उसके बाद तब जाकर के नेग्रो और सारी चीजों वहां की जनता ने एक कामयाबी प्राप्त की थी, इमेंसिपेशन प्राप्त किया था। हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में जो होता है वो ये एक क्या बोलते हैं ओथ टेकिंग सेरेमनी है, और उस दिन बहुत सारे लोग जो कि साउथ अफ्रीका के उस ओथ टेकिंग सेरेमनी में करीब बहुत सारे देशों से ऑलमोस्ट लोग वहां पे गए थे भाग लेने के लिए, और उन सबको जो है वे थैंक बोलते हैं कि आप लोग वहां से आए हमको सपोर्ट करने के लिए। ये बहुत ही बड़ी जीत है, पूरे दुनिया की जीत है। यहाँ जो बार्बरिज्म चल रहा था, जो एक इनह्यूमन काम चल रहा था साउथ अफ्रीका में बहुत सालों से, वो आज के दिन अंत हुआ है, और फिर से वो याद करते हैं उन लोगों को जो लोग मार्टर हुए थे, जो लोग शहीद हुए थे, और उन्हीं की वजह से आज इमेंसिपेशन साउथ अफ्रीका में हुआ था। अपने स्पीच में यहाँ पे बहुत सारी चीजों को वो ऐड करते हैं, वो बताते हैं कि कैसे लोगों का 2 ऑब्लिगेशन होता है। वो बताते हैं कि एक तो ऑब्लिगेशन फैमिली के लिए होता है और दूसरा ऑब्लिगेशन राष्ट्र के लिए होता है, और यहाँ साउथ अफ्रीका में जो लोग होते थे वो दोनों ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाते थे, सिर्फ वो एक ही कर पाते थे। तो ये यहाँ पे ये सारी चीजें उन्होंने बताई, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी इस दिन को पाने के लिए। हालांकि वो लोग आज नहीं है इस दिन को देखने के लिए, लेकिन उनको मतलब शत नमन है कि वो लोग आज ये काम करके गए। नेल्सन मंडेला जो कि पहले प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने भी बहुत मतलब स्ट्रगल किया था, और बहुत सारे टाइम में वो जेल भी गए, और वो याद करते हैं उस दिन को जबकि उनकी जो आर्मी होती थी वो उनको उठा के जेल में बंद कर देती थी, या उनके प्रति उनका सेवेज बिहेवियर होता था, और वो उनको क्या करते थे एकदम मतलब हेट करते थे, नफरत करते थे, रिजेक्ट करते थे। लेकिन आज ये वही लोग हैं, आज वही आर्मी जो है साउथ अफ्रीका की, वो उनको सैल्यूट कर रही थी क्योंकि वो वहां पे प्रेसिडेंट थे। तो ये चेंज उनको नजर आ रहा था, और ये एक बहुत बड़ी जरूरत थी साउथ अफ्रीका के लिए उस समय। उसके लिए आपको डेप्यूटी प्रेसिडेंट या उनके साथ उनकी जो डॉटर होती हैं जेनैनी, वो सारे लोग होते हैं गाइज। तो ऐसे करके ये समरी था आपको लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में नेल्सन मंडेला के द्वारा। अब हमारे पास 3rd चैप्टर है आपको फर्स्ट फ्लाइट का, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइट, जिसमें 2 पार्ट है गाइज। इस फर्स्ट फ्लाइट एंड द ब्लैक सीगल है। इस फर्स्ट फ्लाइट को पहले हम करते हैं। यहाँ पे यंग सीगल है, जो यंग सीगल है वो बहुत ही डरपोक होता है, कावर्ड होता है, वो उड़ता नहीं है, और उसके माता पिता उसको 24 घंटे तक उसके लेज में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, लेज मतलब क्या होता है, वो घोंसला होता है जो कि हिली एरिया में एक टिले में बनाया गया होता है जहां पे वो लोग रहते हैं। गाइस सीगल नाम से ही पता चलता है कि ये लोग समुद्री बाज होते हैं, समुद्र में के तरफ रहने वाले पक्षी होते हैं जो लोग खास करके मछलियों का शिकार करते हैं। तो वो जो यंग सीगल होता है वो नहीं उड़ पाता है, उसके हालांकि भाई बहन होते हैं वो उससे छोटे होते हैं, वो उड़ रहे होते हैं, लेकिन ये डर के मारे उसको लगता है कि जब हम उड़ेंगे तो हम समुद्र में गिर जाएंगे, और इसी डर की वजह से वो अपने कवर्डनेस की वजह से उड़ नहीं पाता। एक दिन उसकी जो मम्मी पापा होते हैं वो उसको धमकी देते हैं कि यदि तुम नहीं उड़ोगे तो तुमको कोई भी खाना ला करके नहीं दिया जाएगा। तो क्या होता है कि वो बहुत ही भूखा होता है, वो बाहर आकर के देखता है तो उसके मम्मी पापा क्या कर रहे होते हैं। अगले दिन मॉर्निंग का बात है ये, ठीक है, वो दिन भर भूखा था, रात भी भूखा था, और उसके मम्मी पापा उसके भाई बहनों को क्या कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं कि हाउ टू टेक द फ्लाइट एंड हाउ टू डाइव इन द सी एंड मछलियों को कैसे कैच किया जाए। और उसकी माँ को देखता है वो, हालांकि उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। अचानक से वो उसकी माँ की तरफ देखता है, उसकी माँ के बेक में चोंच में एक मछली होती है, और पहले तो 24 घंटे से भूखा था तो उसकी भूख जो थी वो बर्दाश्त की बाहर थी, और वो मछली देखने के बाद और भी ज्यादा क्या होता है भूखा हो जाता है, मतलब उसको भूख लग जाती है। वो सोचता है कि उसकी माँ जो है वो उसके पास आए और उसकी मछलियां ऑफर करे, लेकिन वो कुछ देर तक ऐसे ही देख रहा होता है। हालांकि सनलाइट जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो कमजोर हो गया था, वो बर्दाश्त करने के बाहर हो गया था। कुछ ही देर के बाद में वो देखता है उसकी माँ जो है वहां से फ्लाइट करती है, उड़ती है,
और उसके पास आती है, लेकिन वो उसके पास कंप्लीटली नहीं आकर के कुछ देर पहले ही रुक जाती है और उसके जो चोंच में है मछली अभी थी, वो मछली को देख करके ही वॉज मैडन्ड विद द हंगर, और वो सोचता है कि वो उसके तक पहुंच जाए और उसके लिए उसको कोशिश करनी थी उड़ने की। और ये माँ का जो प्रयास था, माँ जो थी वो प्रयास कर रही थी उसका बच्चा जो है वो उड़े कुछ देर, और यंग सीगल वहां पे क्या करता है, कोशिश करता है और उड़ करके उड़ता है, और लेकिन मछली पकड़ने के लिए नहीं, इस बार वो उड़ता है। हालांकि वो डर रहा होता है कि गिर ना जाए, लेकिन जब वो उड़ जाता है तो उसका डर भाग जाता है, वो गिरा नहीं। एंड उसके बाद वो उसके पीछे माँ पापा उसके भाई बहन जो होते हैं वो खूब उसको सपोर्ट करते हैं, वो लोग चिल्ला रहे होते हैं। और बाद में वो फिर उसका एक डर होता है कि समुद्र पे बैठेंगे तो डूब ना जाए, वो समुद्र पे भी बैठता है और बैठ करके देखता है उसका जो बेली होता है वो पानी को टच करता है, लेकिन वो डूब नहीं पाता है। देन ही फिर उसको लगता है कि अरे यार ये तो हम फालतू में ऐसे सोच रहे थे, यहाँ पे तो कोई डूबना वूबना होता नहीं है, हम तो फ्लॉट कर रहे हैं। और ऐसे करके उसकी जो माँ थी, सी हैड डॉग फिश इन द माउथ, और उसको वो ऑफर कर रहे थे आओ और खाओ, और ऐसे करके ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग की तरफ खत्म हो जाती है। और वो यंग सीगल जो फ्लाइट कर रहा था नहीं कर पाता था वो कर लेता है। आगे जो हमारा सेकेंड है वो ब्लैक एरोप्लेन है। ब्लैक एरोप्लेन में गाइस देखा है कि एक ब्लैक एरोप्लेन आता है और नैरेटर के एरोप्लेन को सपोर्ट करता है और उसको सेफली लैंड करा देता है। होता क्या कि जो नैरेटर होते हैं वो एक दिन इंग्लैंड जा रहे होते हैं एंड ही वाज गोइंग फ्रॉम फ्रांस, और DS-088 ये है प्लेन का नाम, उसको उड़ा रहे होते हैं। रात में 1:30 बजे वो कॉल करते हैं एक कंट्रोल रूम में, वहां से उनको लोकेशन मिलता है कि कहां जाना है। उसके बाद वो अपने फ्लाइट को टर्न करते हैं और चले जा रहे होते हैं। एकदम फ्लाइट बहुत इजी था, ठीक है, रात में सब कुछ ठीक था, इट वॉज वेरी क्लियर स्काई एंड ईच एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग। जब वो पीछे छोड़ चुके होते हैं 150 किलोमीटर पेरिस को, ठीक है, तब अचानक से उनके आगे कुछ दिखाई देता है और इट वॉज द माउंटेन ऑफ क्लाउड्स एंड ब्लैक क्लाउड होते हैं एकदम पूरा पहाड़ जैसे आगे, और उनको उसमें जाना ही पड़ता है क्योंकि उनके पास पेट्रोल नहीं होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है, और घूम करके नहीं जाना चाहते होते। वो बहुत खुश होते हैं कि वो अगले दिन मॉर्निंग में जाकर के और अपनी फैमिली के साथ एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन वो क्या अपने प्लेन को क्या करते हैं कि उस ब्लैक क्लाउड में कहते हैं चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उसके बाद उनका जो है वो विजन एकदम खराब हो जाता है, वो कुछ नहीं देख पाते हैं और फ्लाइट के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं और वो कहीं कुछ नहीं कर पाते हैं। और वो कंट्रोल उनका जो ऑडियो था, वीडियो मतलब कंपास था, सब कुछ खत्म हो जाता है। अब उनको उनका काम नहीं कर रहा होता है, दिमाग की करें क्या। अचानक से उनके पीछे से एक एरोप्लेन आता है जिसके ऊपर कोई लाइट वाइट नहीं होती है। इसी का नाम गाइस यहाँ पे द ब्लैक एरोप्लेन दिया है। वो उसको वहां पे जो पायलट बैठा होता है वो उसको वेव करता है ऐसे हाथ हिला करके कि आओ हमको फॉलो करो, और वो पीछे पीछे बच्चों की तरह उसको फॉलो करते हैं। आधा घंटा करीब फॉलो करने के बाद वो अपने फ्यूल टैंक को चेंज करते हैं, देखते हैं कि बस 5 मिनट ही फ्लाइट वो अपने प्लेन को कर पाएंगे, और अचानक से वो देखते हैं कि वो बाहर आ गए होते हैं। इट वॉज वेरी क्लियर वेदर अगेन, और वो देखते हैं कि अब उनके सामने एयरपोर्ट का जो रो होता है लाइट का वो होता है, और वो अपने प्लेन को सेफली लैंड कर देते हैं। अब बात उनके दिमाग में रहती है कि आखिर में वो ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक बोलना चाहते हैं, थैंक यू कहना चाहते हैं, लेकिन वो उनको मिल नहीं पाता। वो इधर उधर देखते हैं, वो ब्लैक एरोप्लेन था नहीं, पायलट भी नहीं था। तब वो उस एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहाँ एक लेडी बैठी रहती है, वो उसे पूछते हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है, वो पायलट कहाँ है जिसने उनको सपोर्ट की, और वो जवाब देती है कोई दूसरा प्लेन यहाँ पे लैंड ही नहीं किया है, आपका ही बस एक प्लेन लैंड किया है और कोई दूसरा नहीं, और हम रडार में भी आप ही का प्लेन देख रहे थे क्योंकि वेदर बहुत ही खराब था और ऐसे में प्लेन लैंडने की कोई चांस नहीं बनती है। तो यहाँ पे ये स्टोरी भी खत्म हो जाता है, और इस कंट्रोवर्सी के साथ कि आखिर में पायलट कौन था और ब्लैक एरोप्लेन कौन था जो सपोर्ट किया। आगे चलते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है, ठीक है। एनी फ्रैंक ने अपनी क्या बोलते हैं लाइफ के बारे में बताया है। उस समय जर्मन में क्या था, हिटलर का युग था, एज था जब वो जूस को वहां पे मरवाते थे, और इन लोगों की फैमिली भी जू से रिलेटेड थी। तो ये लोग क्या हाइड में चले गए थे, छुपने छुपाने वाला मतलब काम शुरू हो गया। ये लोग सोच रहे थे कि नहीं हम लोग छुप जाए। किटी जब करीब उनके बर्थडे पे उनको डायरी मिली थी और उनके पास कोई फ्रेंड नहीं थे, वो अकेले रहती थी, सोची टाइम पास करने के लिए डायरी में लिखेंगे। तो वो डायरी, लेकिन वो पहले तो सोची कि उनकी इतनी छोटी बच्ची की डायरी पढ़ेगा कौन, लेकिन फिर भी वो सोची कि कोई बात नहीं है, चलो लिखते हैं, पढ़ना होगा पढ़ेंगे। तो उन्होंने लिखना शुरू किया, वो सारी चीजों को लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि वो लोग कैसे छुपे और उनकी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट हुई। उनकी ग्रैंड मदर थी, ठीक है, उसके बाद उनका जो एक स्कूल में एडमिशन होना, जहां पे वो लोग बात करते हैं, ये हाफ में पूरा दिया हुआ है। ये जो आपका ये मैटर है मिस्टर केशिंग वाला जो प्रसंग है,
तो इसमें वो दिया गया है कि जब स्कूल में पढ़ती थी वो लोग बात कर रहे होते हैं, वो बहुत ही मतलब बात करती थी क्लास में, और मिस्टर केशिंग जो कि मैथ के टीचर थे उनको ऐसे लिखने के लिए दे दिए कि आप जाओ और क्या बोलते हैं चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिख के लाना। वो बोली ये कैसा होमवर्क है, लेकिन लिख के लाई। अगले दिन फिर वो बात करते पकड़ी गई, फिर उनको इनकॉन्जिबल चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए मिल गया, फिर वो लिख करके लाए और एक बार फिर बात करने लगी। तो फाइनली फिर से उनको एक होमवर्क दे दिया गया कि इस बार जाओ तुम क्वैक उन्होंने पोएम लिख करके लाया कि और उसमें उन्होंने लिखा था कि डकलिंग्स थे और उसके फादर ने उसको खूब पीटा वो लोग, क्योंकि दिन भर क्वाक क्वाक करते थे। और इसको सुनकर के मिस्टर केशिंग और सारे लोग बहुत हंसे थे, और मिस्टर केशिंग ने उस स्टोरी को और सारे क्लास में बताया था, और उसके बाद से जो मिस्टर केशिंग का बिहेवियर था वो भी चेंज हो गया था और वो फनी हो गए थे। आगे गाइस 100 डेसेज में पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पार्ट 1 इसमें 100 डेसेज में आपको जो मेन कैरेक्टर है वो पैगी, मैडी और वांडा है गाइस। और आपको पता है कि ये स्टोरी जो है वो अमेरिकन बेस्ड है, और ये जो वांडा पेट्रोन्स्की होती है वो कहां से आई होती है, पोलैंड से आई होती है, पॉलिश गर्ल होती है। अब उसका जो चाइल्ड हाल होता है, उसका जो नेम स्पेशली जो वांडा पेट्रोन्स्की है वो बहुत ही इमेजिंग होता है। पैगी और मैडी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, वो वही रूम नंबर 13 में वही स्कूल में बैठते थे, उनका क्लास था, वांडा उसी में बैठी थी, और वो हमेशा बैक बेंच पे वांडा पेट्रोन्स्की बैठा करती थी, क्योंकि वो बोगिन्स हाइड करके जगह से आती थी तो उसके पैरों में मड लग जाते थे, और उसको साफ करने के लिए वो पीछे वाले बेंच पे बैठा करती थी। हालांकि वो बहुत दिनों से एब्सेंट थी, लेकिन जब वो ज्यादा एब्सेंट हुई तो मैगी और पैडी उसके ऊपर ध्यान दिए कि आखिर वो क्यों नहीं आ रही थी। अगले दिन वो लोग वेट किए, लेकिन वो ड्राइंग कंपटीशन एक ऑर्गेनाइज किया गया था और उसका रिजल्ट था। यहाँ पे पार्ट 1 का ये एंडिंग हो रहा है, और मिस मैशन भी क्लास में थी, सब लोग थे। ये लोग जैसे ही उस दिन जाते हैं तो देखते हैं चारों तरफ ड्राइंग ड्राइंग होता है। ये लोग बार बार उसको टीच किया करते थे, खास करके जो पैगी करके लड़की है वो, कि हाउ मेनी ड्रेसेज यू हैव, और वांडा का जवाब हुआ करता था 100 ड्रेसेज, और हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज यू हैव, तो 60 पेयर। और ऐसे करके बार बार वो लोग इसी क्वेश्चंस को वो रिपीट करते थे और उसको टीच किया करते थे। पैगी कहती थी आखिर में जब उसके पास, और अमेजिंग तो ये है कि उसके पास यदि 100 ड्रेसेज है तो वो रोज रोज ब्लू कलर का फेडेड कलर का ड्रेस ही पहन के क्यों आती है, वो दूसरा कलर का ड्रेस क्यों नहीं पहन के आती है। ऐसे करके उसको टीच करते थे। और उस दिन ड्राइंग कंपटीशन में वो जब 100 ड्राइंग्स लगी थी, सब लोग देख के चकाचौंध, मतलब व्हाट अ कलरफुल एंड इट वाज सो मतलब ब्यूटीफुल ड्राइंग सारे लगे थे, और वांडा पेट्रोन्स्की ने ही सारे ड्राइंग्स बनाए थे। वांडा पेट्रोन्स्की फाइनली विनर हुई थी, ठीक है। और ऐसे करके, हालांकि वो उस दिन भी एब्सेंट थी। अब क्या होता है गाइस कि हम लोग पार्ट 2 में मूव करते हैं। अचानक से क्या होता है कि लेटर आता है उस दिन, और उसमें लिखा होता है कि वांडा, वो लेटर होता है क्या फादर ऑफ द वांडा पेट्रोन्स्की, उसमें लिखा होता है कि अब वांडा आपके स्कूल में नहीं जाएगी और हम लोग इस शहर से जा रहे हैं, क्योंकि बड़े शहरों में नाम को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुनकर के मिस मैशन अपसेट थी और सारे लोग अपसेट थे, और मैगी और पैडी इसके बाद प्लान करके वो लोग बोगिन साइड जाते हैं ताकि वो कुछ क्लू मिले या उससे बात कर पाए और उसको सॉरी बोल पाए, अपोलॉजी अपना कर पाए। लेकिन जब वो बोगिन साइड पहुंचते हैं तो वहां किसी का नामो निशान नहीं था, और वो फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। हालांकि वो लेटर लिख करके उसी पते पे छोड़ देते हैं कि हम लोगों का ऐसा कुछ वो नहीं था, कैसी हो ऑल दिस थिंग्स, तुम फर्स्ट हो गई ड्राइंग कंपटीशन में। और उसका जवाब बहुत दिनों तक नहीं आया होता है। लेकिन लास्ट में जब क्रिसमस की छुट्टी होने वाली होती है तो उस दिन उसका एक लेटर फिर एक लड़का लेकर के आता है, और मिस मैशन कहती है वांडा पेट्रोन्स्की याद है ना तुम लोगों को, वो लड़की जो ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट की थी। तो वो पढ़ के सुनाती है कि वो सबको है मेरी क्रिसमस बोली है, और बोली है कि जो ब्लू ड्रेस था वो मैडी को दे देना और जंगल ग्रीन ड्रेस पैगी को दे देना। वो लोग अपने अपने ड्राइंग लेकर के चले जाते हैं, और बाद में उसको जब मैडी देखती है तो उसको लगता है कि उसकी धुंधली सी फोटो, धुंधली सी इमेज उस पिक्चर में थी, और वो दौड़ करके पैगी के पास जाती है कि उसके ड्राइंग में भी शायद उसका पिक्चर बना होगा, और वो देखती है कि उसके ड्राइंग में भी उसका पिक्चर बना था, और ऐसे करके स्टोरी यहाँ पे फिनिश हो जाता है।
गाइस उसके बाद हम मूव करते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में हमको 3 चैप्टर्स पढ़ना है और इसमें ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी फर्स्ट है, जिसमें इसमें मिसेस पंफोरी रिच लेडी होती है और उनका एक डॉग होता है जिसका नाम ट्रिकी होता है। ट्रिकी हालांकि बहुत ही स्मार्ट होता है, लेकिन मिसेस पंफोरी जो कि बहुत रिच होती है तो उसको माल्ट, हॉर्लिक्स और चॉकलेट और बहुत सारी चीजें खाने को देती हैं, तो वो खा करके एक दिन बहुत फूल जाता है लाइक द सॉसेज। अब उसको चला नहीं जाता है, वो बहुत आलसी हो जाता है और धीरे धीरे खाना पीना छोड़ जाता है। हालांकि पहले हेरियट उसको देखे होते हैं तो उनको आशा हो, उनको बोले होते हैं मिसेस पंफोरी को कि आप इसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दीजिए, लेकिन वो ऐसा करती नहीं है, सिर्फ खाने को देती है और एक्सरसाइज वाज नथिंग देयर। यहाँ पे क्या होता है कि हालांकि मिस्टर कॉल हैरियट कॉल का एक्सपेक्ट कर ही रहे थे और अचानक से जिनको कॉल आता है कि ट्रिकी की हालत नाजुक है और खाना पीना छोड़ दिया। वो बोलते हैं हम आते हैं, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और वो आकर के ट्रिकी को ले जाते हैं। सिर्फ ट्रिकी ही नहीं जाता, उसके साथ उसका बेड, उसका खाना, सारा कुछ जाता है। हालांकि जैसा कि मैं आपको बता दिया हूं कि मिसेस पंफोरी बहुत ही रिच लेडी थी, तो ट्रिकी के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं कंफर्टेबल सुविधाएं या चीजें थी, तो वो उसको लेकर के अपने कार में डाल के लेके जाते हैं और उसको 24 घंटे 2 दिन तक करीब कुछ नहीं दिया जाता है, ओनली प्लेंटी ऑफ वाटर दैट वाज गिवन टू हिम। और वो एकदम हिलता डुलता नहीं है। खाने के लिए जब अगले दिन वो और सारे डॉग्स होते हैं उनको दिया जाता है, तो वो खाने के लिए क्या करता है कि उस दिन थोड़ा सा अपना पूंछ हिलाता है और सारे डॉग्स के खाने के बाद वो जाकर के उनकी प्लेट को क्या करता है, लिक करता है। अगले दिन से उसको भी अलग से खाना दिया जाता है और खाना खाता है और फिर उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट खेलने वगैरह में भी आता है, वो और डॉग्स के साथ सामने लॉन वगैरह में खेलने जाता है। ऐसे करके वो खुशखबरी देते हैं कि अब धीरे धीरे आपका डॉग है वो ठीक हो रहा है। और मिसेस पंफ्यूरी उनके लिए बहुत सारे अपने डॉग के लिए ब्रांडी, हॉर्लिक्स या बहुत सारी चीजें भिजवाती थी, अंडे भिजवाती थी और उसमें से जो नैरेटर है वो भी लेकर के खाया करते थे और वो चाहते थे कि डॉग यहाँ पे हमेशा के लिए रहे, नहीं जाता तो बहुत बढ़िया होता। और ऐसे करके बहुत कुछ दिनों के बाद में डॉग एकदम कंप्लीट ठीक हो गया और वो मिसेस पंफूरी को कॉल किए कि आप आकर के अपने ट्रिकी को ले जा सकती हैं। और मिसेस पंफूरी के चमचमाती हुई ब्लैक कार में आती हैं और उसके बाद उनको देखने के बाद ट्रिकी अचानक से उनके लैब में चला जाता है और अपने ट्रिकी को लेकर चली जाती है। गाइस उसके बाद द फिफ्थ स्टोरी है जिसमें अनिल और हरी सिंह दोनों मेन कैरेक्टर हैं। गाइस यहाँ पे क्या होता है, एक लड़का होता है जो कि प्लेस बदलता है अपनी चोरी करने के लिए, वो पैसे से चोर होता है। एक दिन वो अनिल के घर में जाता है और अनिल के घर में जाने के बाद वो उसकी तारीफ करता है कि यू आर लुकिंग लाइक रेसलर, क्योंकि वो रेसलिंग मैच देख रहा होता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे यहाँ काम करना है हरी, लेकिन अनिल कहता है कि नहीं नहीं मुझे कोई पैसा वैसा मेरे पास नहीं है, मैं काम नहीं कराऊंगा। तो बोलता है खाना तो खिला सकते हो, बोलता है अच्छा तुम बना सकते हो तो मैं खिला सकता हूँ। तो वो वहां रहने लगता है और फिर उसको सारी जिम्मेदारियां दे जाती हैं, वो शॉपिंग वगैरह करने जाता है और रोज उसमें से 1 रुपए नहीं बचाता है। ऐसे करके क्या होता है, अब मेन कहानी पे चलते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन हरी अनिल क्या होता है कि कुछ पैसे ला करके रखता है, ठीक है, अब बंडल ऑफ नोट्स होते हैं और वो अपने तकिए मैट्रेस के नीचे रखता है और रात में सो जाता है। उस बंडल ऑफ नोट को देख करके हरी का जो मिजाज है, हरी का जो माइंड है वो पूरा चेंज हो जाता है और वो पैसे लेके भागने का प्लान बनाता है और जाकर के 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस था उस स्टेशन पे करके चले जाना था। जब अनिल अच्छी गहरी नींद में सो जाता है, उधर हरी सोया नहीं होता है क्योंकि वो बालकोनी में सोया करता था। वो इसी प्लान में था कि हरी जब अनिल सो जाएगा तो हम जाएंगे और धीरे से लेके भाग जाएंगे, और वो ऐसा ही करता है। वो क्रॉल करके जाता है और बंडल निकाल करके अच्छे से वो निकल जाता है। जब बाहर जाता है तो वो दौड़ने लगता है, लेकिन स्टेशन पे जाकर के वो लखनऊ एक्सप्रेस नहीं पकड़ता है। वो अपना माइंड चेंज कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि ये उसको अनिल को धोखा दे रहा है और ये ऐसे बंडल ऑफ नोट लेके वो क्या करेगा, क्योंकि अनिल ने उसको बोला था कि हम उनको पढ़ाई लिखाएंगे और वो उसके मन में आता है कि जब वो एजुकेटेड हो जाएगा तो ऐसे बहुत सारे पैसे कमा लेगा और वो स्टेशन पे से बाहर निकल जाता है। वो ट्रेन पकड़ के नहीं जाता है। जब वो बाहर जाता है तो अचानक से लाइट रेन शुरू हो जाती है, हल्की बारिश, और वो हालांकि पजामे में रखा होता है उस बंडल ऑफ नोट को, तो थोड़ा बहुत भीग जाता है क्योंकि पहले वो पार्क में जाके बैठा होता है बेंच पे और उसके बाद वो टावर जो क्लॉक टावर होता है उसके नीचे छुप जाता है और फिर धीरे धीरे वो अनिल के घर जाता है। अपना जो भागने का विचार था
चोरी करने का विचार था वो बदल देता है। जा करके वो जो बंडल ऑफ नोट उसने चुराया था उसको फिर से उसी मैट्रेस के नीचे वापस रख देता है और अपने बेड पे जाके सो जाता है। सुबह उसकी नींद जल्दी नहीं खुलती है तो अनिल जग करके आता है और उसी बंडल ऑफ नोट के 50 रुपए उसने निकाल लेते और अपने दोनों उसको पकड़ाता है। बोला कि आज के बाद तुमको हम रेगुलर पेमेंट करेंगे और हम लोग अब सेंटेंसेस बनाना भी सीखेंगे। हालांकि हरि सिंह तो डर जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई क्योंकि नोट अभी भी भीगे हुए थे, लेकिन अनिल की होठों पे मुस्कान देख करके और ऐसे करके स्टोरी हरि सिंह को थोड़ा सा क्या होता है, सेटिस्फैक्शन होता है कि चलो कोई बात नहीं। गाइस लास्ट है फुटपिंट्स विदाउट फीट। इसमें जो सबसे खतरनाक रोल में है वो ग्रिफिन है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस साइंटिस्ट होते हैं। उन्होंने बहुत सारे लॉ ब्रेक किया है। ग्रिफिन साइंटिस्ट क्या होता है कि कहानी हमारी इस चैप्टर की शुरू होती है वैसे है। लंदन की गलियों में दो बच्चे घूम रहे होते हैं और उन्होंने देखा अचानक से पैरों के निशान होते हैं लेकिन कोई आदमी नहीं दिखाई देता है। वो उसको पीछा करते जाते हैं और जब ग्रिफिन को पता चलता है कि दो लोग उसकी पीछा कर रहे हैं तो वो जल्दी से लंदन स्टोर में चला जाता है और वहां पे जाकर के छुप जाता है। लंदन स्टोर जब बंद हो जाता है वहां के सारे एम्प्लॉयज बाहर चले जाते हैं। तो हालांकि वो नेकेड होता है क्योंकि उसका नेकेड होने के बाद ही वो इनविजिबल हो पाता था। वो वहां पे जाकर के पहले वार्म क्लॉथ पहनता है, उसके बाद उसके कैंटीन में जाकर के स्टोर के बहुत सारी चीजें खाता है, ब्रांडी पीता है और फिर सो जाता है। जब सुबह उसकी नींद जल्दी नहीं खुलती है तब तक एम्प्लॉय आ जाते हैं और देखते हैं कि एक आदमी सोया हुआ है तो उसको मार के भगाते हैं। वो फिर से नेकेड हो जाता है क्योंकि इनविजिबल होना था उसको। फिर से उसको ठंड लगने लगती है क्योंकि जाड़े का बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट मिड ऑफ दिसंबर और उसको बहुत ठंड लगती है। तब वो देखता है कि एक वहां पे क्या होता है, ड्रामा कंपनी थिएटर वर्ल्ड होता है जहां पे कपड़े होते हैं। वो उसके अंदर फिर घुस जाता है और फिर कपड़े वगैरह या फनी नोज वगैरह पहन के, विस्कर्स वगैरह पहन के आता है और काउंटर पे जो उसका मालिक बैठा होता है उसको खूब पीटता है और उसके बाद वहां से उसके पैसे लेकर के भाग जाता है। अब वो सोचता है कि इस शहर में रहना ठीक नहीं है और उसको अपने एक्सपेरिमेंट को आगे भी बढ़ाना था क्योंकि वो इनविजिबल होने का एक्सपेरिमेंट तो कर लिया था लेकिन वापस फिर से विजिबल कैसे हो यही एक्सपेरिमेंट उसको नहीं पता था, तो उसमें उसको सक्सेस नहीं मिल रहा था। अब वो सोचता है कि उसको गांव में जाना चाहिए तो वहां से ट्रेन पकड़ के आईपिंग करके एक गांव में वो वहां चला जाता है और वहां पे विंटर में वैसे नए लोगों को, क्योंकि जाड़े का समय था और जाड़े के समय में कोई टूरिस्ट वगैरह ज्यादा घूमने नहीं आते थे, लेकिन वो जाके वहां पे लोकल गेस्ट हाउस में एक रूम ले लेता है। उसके पास पैसा रहता ही है तो वो क्या करता है कि बहुत सारे पैसे एडवांस में दे देता है। उस इनकी जो लेडी होती है वो मिसेज हॉल होती है और वो बहुत खुश हो जाती है कि उनको पैसा मिल गया। वो बोलता है कि हमको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आराम से काम करना है। जब उसके पैसे खत्म हो जाता है एक दिन बगल में क्लर्जी, हालांकि सबको सस्पिशन तो हो ही रहा था उसको देख करके, एक दिन क्लर्जी मैन होता है उसके घर में चोरी हो जाती है। क्लर्जी मैन बहुत ही सरप्राइज होता है क्योंकि सिक्कों के खड़कने की आवाज आती है लेकिन वो आदमी को देख नहीं पाता है। सारे लोग सस्पेक्ट करते हैं कि वो जो और मिसेज हॉल को फिर थोड़ा थोड़ा सस्पिशन होने लगता है। एक दिन क्या होता है कि मिसेज हॉल और उसके हस्बैंड नीचे आ रहे होते हैं, तब तक वो देखते हैं कि कमरा खुला था लेकिन उसमें कोई नहीं था। वो कमरे के अंदर जाते हैं, देखते हैं सारे बैंडेजेस जो खास करके ये ग्रिफिन लगाया करता था वो फेंके हुए थे और सारी चीजें हुई थी। अचानक से जो वहां पे चेयर थी वो हवा में उड़ गई और मिसेज हॉल की तरफ आने लगी और मिसेज हॉल दौड़ करके बाहर गई और फिर वो लोग डोर को क्लोज करके और भाग गए। जब वो नीचे गई तब वो इनविजिबल मैन फिर से आ जाता है, वो ग्रिफिन साइंटिस्ट फिर से आ जाता है और मिसेज हॉल कहती है तुम बाहर कैसे आए? तो वो कहता है तुम अपने काम से काम रखो और उनके बीच में डिस्कशन होता है और उसके बाद वो कहता है मैं तुमको देख लूंगा। तभी क्या होता है कि जो हवलदार होता है गांव का कांस्टेबल वो आ जाता है और उसके बाद उनके बीच में झगड़ा होता है। हालांकि वो लोग ग्रिफिन को पकड़ नहीं पाते और ग्रिफिन फिर से उनको पीट करके वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। तो गाइस ऐसे करके ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भी यहाँ ओवर होता है और ये जो सारे समरी हम बताएं बहुत ही टर्म 1 बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वंस यू वॉच इट एंड ये जो आपके कंफ्यूजन और डाउट है उसको क्लियर करेंगे और सारे आंसर्स राइट होंगे। थैंक यू।